नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तानी सेना में हाहाकार मचा हुआ है। बवंडर में फंसी पाक सेना को बचाने के लिए बैठक पर बैठक हो रही है। बाजवा ब्रिगेड के साथ इमरान और खुफिया एजेंसियां माथापच्ची करने में जुटी हुई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे बाजवा परेशान हैं तो इमरान खान हैरान हैं? आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की नौसेना डूबने वाली है। इधर अफगानिस्तान में तबाही मचा रहे तालिबानी और ताकतवर होते जा रहे और आशंका जताई जा रही है कि 30 से 90 दिनों के अंदर अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबानियों का राज हो जाएगा। इस बीच खबर यह है कि अफगानिस्तान की गनी सरकार ने तालिबानियों को सत्ता में भागीदारी की पेशकश भी कर दी है। लेकिन क्या तालिबानी इस पेशकश को स्वीकार करेंगे? कम से कम पाकिस्तान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की एक ही मंशा है कि अफगानी यूं ही आपस में लड़ते रहें। पाकिस्तान दुनिया के सामने यह भी जताना चाहता है कि अफगानिस्तान के ताजा हालात के लिए गनी सरकार ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठकों का दौर चल रहा है। पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और खुफिया एजेंसी ISI के लोग माथापच्ची कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि सरकार और सेना घबराई हुई है। दरअसल पाकिस्तानी दशकों पुराने 3 जंगी हथियार अब कबाड़ बन चुके हैं। ये वो हथियार हैं जिनके बलबूते पाकिस्तान के हुक्मरान भारत को समंदर में चुनौती देने का दम भरते थे। तो देखिए अब तक के सबसे बड़े बवंडर में फंसी इमरान आर्मी कश्मकश पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बवंडर में फंस गई बाजवा ब्रिगेड, बर्बाद हुई पाकिस्तान की नौसेना, रक्षा कवच टूटने से परेशान इमरान। अपने आका चीन के इशारे पर पाकिस्तान हिंद महासागर में भारत से बराबरी का सपना देखता रहा है। पाकिस्तान की नौसेना भारत के समुद्री इलाके में घुसपैठ करने की जुर्रत भी कर चुकी है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी, हर बार उसे दुम दबाकर भागना पड़ा। मगर अब इमरान खान और उनके सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी नौसेना को लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हैं। इतने परेशान कि बाजवा सैन्य अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की समुद्री सीमा की रक्षा करने के उपाय तलाश रहे हैं। इस्लामाबाद में हड़कंप मचा है और इसकी वजह यह है कि तकनीकी खराबी की वजह से पाकिस्तान नौसेना की केवल 2 पनडुब्बियां ही ड्यूटी पर तैनात हैं। पाकिस्तान की 5 में से 3 अगोस्ता क्लास सबमरीन पूरी तरह कबाड़ हो चुकी हैं, लिहाजा ये तीनों पनडुब्बियां अभी समुद्र में नहीं उतर सकती। रक्षा जानकारों की माने तो अगले साल के मध्य तक पाकिस्तान को केवल 2 पनडुब्बियों से ही काम चलाना होगा। मतलब ये कि पाकिस्तान की समुद्री सीमा की सुरक्षा दांव पर लग चुकी है, उसका रक्षा कवच टूट चुका है, जिसका फायदा दुश्मन कभी भी उठा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की केवल 2 सबमरीन अगोस्ता 90B और अगोस्ता 70 ही अगले साल के मध्य तक समंदर की निगहबानी कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की अगोस्ता 70 क्लास की पनडुब्बी PNS हुर्मत के इंजन में दिक्कत है और इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट सिस्टम में भी समस्या है, लिहाजा ये पनडुब्बी अब काम करने की हालत में नहीं है। 5 सबमरीन है, 5 में से बड़ा स्टैंडर्ड सिस्टम रखा जाता है कि अराउंड 30% हमेशा रिपेयर्स में रहती है। इस समय पाकिस्तान की 3 सबमरीन्स रिपेयर्स में हैं, रिफिट में हैं, अपग्रेडेशन में हैं, कोई भी नाम ले लीजिए, लेकिन वो समुद्र में नहीं है। अगर इंडिया
पाकिस्तान का रोल अदा करे तो किसी भी समय धोखा देकर उन 2 सबमरीन को मज़ा चखाया जा सकता है। इंडिया नहीं करेगा, ये उसकी अपनी चॉइस है, बट इस समय पाकिस्तान काफ़ी हद तक घबराया हुआ होगा। पाकिस्तान की एक दूसरी पनडुब्बी अगोस्ता 90B क्लास की PNS साद डॉक पर खड़ी है। खबरों के मुताबिक इस साल अप्रैल से ही उसे रिफिट किया जा रहा है और उसके सही होने में अभी 3 साल और लगेंगे। तब तक पाकिस्तान कितना बेबस और लाचार रहेगा, इसका अंदाजा लगा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास कुल 5 पनडुब्बियां हैं। PNS हशमत, जिसे 1990 में पाकिस्तान नौसेना में शामिल किया गया, PNS हुरमत, जिसे 1992 में नौसेना में शामिल किया गया, PNS खालिद, जिसे 1993 में शामिल किया गया, PNS साद, जिसे 1994 में शामिल किया गया, जबकि PNS हमजा, जिसे 1994 में पाकिस्तान की नौसेना में शामिल किया गया। पाकिस्तान की 5 पनडुब्बियां लगभग 2 दशक पुरानी हैं। इनमें वैसे भी दुश्मन से लोहा लेने का दम नहीं बचा था, लिहाजा पाकिस्तान की नौसेना को मजबूरन इन पनडुब्बियों को लंगर से बांधना पड़ा। वैसे खबर है कि पाकिस्तान की एक पनडुब्बी को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। तुर्की की मदद से पाकिस्तान अपनी इस पनडुब्बी को सी हैक टॉर्पीडो और बाबर 3 क्रूज मिसाइल दागने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल यह कि चीन और तुर्की की मदद से तैयार की गई पाकिस्तान की पनडुब्बियां क्या भारतीय नौसेना का मुकाबला कर पाएंगी? प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत 5 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां तैयार कर रहा है, जिनमें से 3 नौसेना में शामिल भी की जा चुकी हैं। इनके अलावा चक्र क्लास की 1 पनडुब्बी, सिंधु घोष क्लास की 9 पनडुब्बियां और शिशुमार क्लास की 4 पनडुब्बियां सक्रिय हैं। पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी को अगर हम कंपेयर करना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल वो अनजस्टिफाइड हो जाएगा। दोनों ही कंट्रीज़ के लिए इंसल्ट हो जाएगी। इंडिया के लिए इंसल्ट इसलिए हो जाएगी कि इंडिया की ताकत नेवल सोच नहीं सकता पाकिस्तान कभी उस लेवल पर अगले 10 साल में आने की। अगर आज की तारीख में सबमरीन्स को कंपेयर करा जाए तो अगर पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन अगर हैं तो इंडिया के पास 15 हैं, और 15 के अलावा न्यूक्लियर, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा थ्रेट है। इसमें दो राय नहीं कि भारत की पनडुब्बी पावर के आगे पाकिस्तान पानी मांगता नजर आएगा, लेकिन जिस तरह उसकी 3 पनडुब्बियां समंदर किनारे खड़ी हैं, उससे फिलहाल पाकिस्तान सेना की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की नौसेना को इस बात का डर खाया जा रहा है कि कहीं उसकी समुद्री सीमाएं दुश्मन के कब्जे में न चली जाएं। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात दुनिया के नए सिरदर्द तालिबान की, जो इन दिनों ऑपरेशन 90 पर काम कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने आशंका जताई है कि 30 से 90 दिनों के अंदर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का शिकंजा कस जाएगा। तालिबान ने हेरात के पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर इन आशंकाओं को और बल दे दिया है। इधर सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अब अफगान सरकार तालिबानियों से समझौता करना चाहती है और इसे लेकर सरकार ने तालिबानियों को सत्ता में भागीदार बनाने की पेशकश भी कर दी है। लेकिन सब ये बखूबी जान रहे हैं कि पाकिस्तान के रहते अफगानिस्तान में शांति स्थापना की बात ही बेमानी सी है, इसलिए वो लगातार तालिबानियों की मदद कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान को तालिबानियों की हुकूमत में ही अपना हित दिख रहा है और पाकिस्तान ये भी चाहता है कि अमेरिका अब अफगान सरकार की कोई मदद ना करे। इसलिए वो ये साबित करने पर तुला है कि मौजूदा हालात के लिए अफगान की गनी सरकार ही जिम्मेदार है।
90 दिनों में अफगानिस्तान पर तालिबान राज। इमरान के घड़ियाली आंसुओं से जनता नाराज। The Taliban are refusing, and we tried. I tried to persuade the Taliban. This is months back, 3 or 4 months back. भले ही पाकिस्तान की नियाजी सरकार अफगानिस्तान में तालिबान के रक्त चरित्र पर झूठा अफसोस जता रही, भले ही पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के वजीर आजम अफगानिस्तान में मची इस तबाही के लिए किस्मत को कसूरवार ठहरा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की आवाम को अच्छी तरह पता है कि तालिबान के हाथ में हाथ डालकर पाकिस्तान ने ही उनके मुकद्दर में मौत लिखी है। पाकिस्तान ने अपने पालतू आतंकियों और अपने सिपाहियों को अफगान आर्मी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेजकर तालिबान के हाथ मजबूत किए हैं। इससे पहले कि हम आपको पाकिस्तान की वजह से बर्बाद हुए अफगानिस्तान की तस्वीरें दिखाएं, सुनिए इमरान खान ने किस तरह तालिबान के साथ अपने संबंधों का बचाव किया और सारा कसूर अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार पर मढ़ दिया। Right now, from what I can see, they are blaming Pakistan, as well as they are now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan. You know, the whole posturing right now is that they're blaming the Americans for this debacle, Pakistan and the Americans. And they are trying to somehow persuade the Americans to actually intervene. And इमरान खान की माने तो अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार ही वहां मची तबाही की गुनहगार है, जबकि अफगानिस्तान की सरकार खुले तौर पर इस बात को कह चुकी है कि पाकिस्तान ने तालिबान का साथ देने के लिए 20,000 से ज्यादा आतंकियों और सिपाहियों को भेजा। अफगान सरकार के इल्जामों को पुख्ता करते कई सबूत भी हैं। ऐसे में इमरान खान की खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान चाह कर भी अपने गुनाहों के दाग धो नहीं पाएगा। यही चाहेंगे कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बिल्कुल बंद किया जाए। पाकिस्तान के रोल या बाहर के किसी भी कंट्री या जिस तरह से कोई नेगेटिव रोल उसमें अगर प्ले कर रहे हैं, उस पर तो हम उसको तो चर्चा कर ही रहे हैं और बाकी लोगों से भी इस विषय पे आई कैन से कि वर्ल्ड में सबको मालूम है कि किस तरह का रोल हो रहा है और किस तरह के कंसर्न्स उनके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जिहादी एलिमेंट कह लीजिए, आतंकी एलिमेंट जो उधर अफ़गानिस्तान में क्या कर चुके हैं। इस पर पूरी दुनिया जानती है, हमें बताने की इतना ज़रूरत तो नहीं है। दुनिया की आंखों में, खास करके अमेरिका की आंखों में अच्छा बनना चाहता है और वो दिखा रहा है कि हम तो देखो तालिबान के साथ में नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन घानी जो है प्रेसिडेंट है वो हमें इस चीज़ को स्कटल कर रहा है, करने नहीं दे रहा, उसको स्टॉल कर रहा है, ताकि वो उनके दुनिया के सामने ये गुडविल क्रिएट करना चाहते हैं कि हम तो इस जो संघर्ष है इसके अंदर हम तो मदद करना चाहते हैं और यहाँ पर पीस होना चाहते हैं। लेकिन ये सब दिखावा है, घड़ियाली आंसू हैं और वो सिर्फ इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाह रहा है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो अफगानिस्तान की जनता को हुआ, जो आज अपना घर बार छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी की जिंदगी गुजारने को मजबूर है। ما خواهی زیر جنگ ماندیم، در زیر زد و خورد ماندیم، ما را همه جای درد داد دیگه کردیم. ما یک سر خواه گرفته برآمدیم، اینم یک تگریکا که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خانه که به خلال کاروبار هم دوست داره. اگه مسلمان امور هم به کاردش حال وسیله نمیکنه از شهر بیای بخره، چون که راه ناامنه، شهر ناامنه. خود من نماینده این مارکت سروریم، یعنی باور بکنید خود شما میبینید این دیکونا روز تاشون بیای در هم سویدانه. हेरात में तालिबान से जान बचाकर आए ये लोग अपनी लाचारी का इजहार ही नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान को भी कोस रहे हैं, जिसने इनकी जिंदगी नर्क बनाने में तालिबान का पूरा साथ दिया। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की माने
तो अफगान जनता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक तालिबान अगले 30 से 90 दिन में पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो सकता है। हालांकि अभी भी अफगानिस्तान के 400 इलाकों में जबरदस्त जंग चल रही है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस जंग में भी तालिबान ही बढ़त लेगा। काबुल एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा टाउन है, बहुत बड़ी सिटी है, और उसको अभी जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, वो अफगानी स्पेशल फोर्सेस हैं, उनकी मदद से उनको डिफेंड किया जा रहा है। तो ये सारी अफवाहें हैं कि ये अफगानी की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि किसी तरह से उनके ऊपर प्रेशर डले और वो जल्दी से जल्दी हथियार डाल दें। अगर तालिबान इसी तरह आगे बढ़ता रहा और 3 महीने के भीतर पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो गया, तो अफगान आर्मी के सामने हथियार डालने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। लिहाजा अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के खुलासे के बाद अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार में हड़कंप मच गया और तालिबान को मात देने के लिए अफगान सरकार ने 3 चरणों वाला मास्टर प्लान तैयार किया, जिसके तहत पहले चरण में अफगान आर्मी की हार को रोकने की कोशिश होगी, दूसरे चरण में सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश होगी ताकि उनकी मदद से शहरों के आसपास सुरक्षा घेरा तैयार किया जा सके, जबकि तीसरे चरण में तालिबान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई शुरू की जाएगी। अफगानिस्तान की सरकार अपने 3 डिग्री प्लान में कितनी कामयाब होती है, इसका बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल तालिबान के साये में घुट रहे अफगानिस्तान के जो हालात हैं, उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ भी नजर बनाए हुए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने वहां तालिबान की ओर से जारी कत्लेआम की मजम्मत की। Casualties are continuing to mount, and reports of violations that may amount to war crimes and crimes against humanity continue to emerge. We all know that urban warfare results in scores of civilians being killed. We have seen it before, too many times. In Afghanistan, since the 9th of July, in 4 cities alone, and these are Lashkargah, Kandahar, Herat, and Kunduz, at least 183 civilians have been killed, and 1,181 have been injured, including children. अफगानिस्तान में तालिबान लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। वो देश के बड़े और अहम प्रांतों की राजधानियों पर काबिज होता जा रहा है। अब तालिबान ने अफगानिस्तान के गजनी शहर पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान की ये पकड़ इसलिए भी चिंता बढ़ा रही है क्योंकि वो देश की राजधानी काबुल के बेहद करीब पहुंच चुका है। गजनी शहर काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है। गजनी 10वीं प्रांतीय राजधानी है जिस पर इसी हफ्ते तालिबान ने अपना कब्जा किया। शहर के वजह ढेर बराबर नहीं इस्लामी इमारत मुजाहिदीन पटोल शहर के गर्जे गजमे के भी टोल और खुशहाल लश्कर इस्लामी इमारत में। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी पता है कि अब काबुल पर खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा उन्होंने मज़ार शरीफ के लोकल मिलिशिया ग्रुप के साथ बैठक की। अफगान सरकार नहीं चाहती कि मज़ार शरीफ में तालिबान का सफेद झंडा लहराए, क्योंकि यहाँ तालिबान की एंट्री का मतलब होगा पूरे नॉर्थ अफगानिस्तान से हाथ धोना। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो मैं चला